हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमूराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। और इसी सिलसिले में आज मैं आया हूँ धुले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और मेरे साथ अभी एडवोकेट समीर पंडित सर हैं जो स्टैंडिंग काउंसिल है फॉर यूनियन ऑफ इंडिया। और सर से हम जानकारी लेंगे कि सिविल साइड कैसे चलती है धुले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो पंडित सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपका समय हमें इसके लिए दिया। तो सर, मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि जो सूट या दावे दाखिल होते हैं उसकी क्या बेसिक प्रक्रिया है यहाँ पे? देखिए, दुलिया एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है और यहाँ पे सिविल जज सीनियर डिवीजन का कोर्ट है। उसके अंतर्गत दुलिया में 6 और सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट्स हैं और 6 जेएमएफसी के कोर्ट्स हैं। और दुलिया तालुका या दुलिया शहर, इसमें अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन होती है या कोई मैटर दुलिया शहर या दुलिया तालुका में बनता है तो उसका लिटिगेशन दुलिया शहर में दाखिल होता है। उसके अलावा दुलिया में दोंडाईचा, साकरी, शिरपूर और सिंदखेड़ा यहाँ पे जेएमएफसी कोर्ट्स है। जैसे कॉज ऑफ एक्शन साकरी में होती है तो साकरी जेएमएफसी कोर्ट में जाएगा। 5 लाख रुपए तक के मैटर जो है वो लोअर कोर्ट में जाते हैं जेएमएफसी कोर्ट में, और 5 लाख के ऊपर के जो मैटर होते हैं जो भी होते हैं वो सब सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट में आते हैं। और जो मैटर में गवर्नमेंट पार्टी है या गवर्नमेंट ऑफिसर पार्टी है वो मैटर कंपलसरीली सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ पे आते हैं। अच्छा। तो दुलिया में अभी 6 कोर्ट है सिविल जज सीनियर डिवीजन के और 6 कोर्ट है जेएमएफसी के। तो मैटर कोई भी हुआ दुलिया में पहले वो सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट में फाइल होता है। वहाँ पे स्क्रूटनी होती है उसकी कि वेदर सूट इज प्रॉपरली फाइल्ड, स्टैम्प ड्यूटी इज प्रॉपरली पेड और नॉट, वेदर कोर्ट हैज जुडिक्शन और नॉट। और ये सब देखने के बाद में कोर्ट उसको अलॉट करता है। अगर वो 5 लाख के नीचे का होगा तो जेएमएफसी कोर्ट में जाएगा और 5 लाख के ऊपर होगा तो किसी न किसी एचडी कोर्ट की तरफ जाएगा। ओके। और उसके बाद में फिर समझ निकल के मैटर आगे चलता है। ओके सर, ये जो प्रक्रिया होती है कि सूट फाइल करना और फाइनल आपको सूट नंबर मिलना, इसमें कितना वक्त जाता है? देखिए, दुलिया में अगर अर्जेंट मैटर दाखिल किया तो ऑन द सेम डे वो मैटर कोर्ट के सामने निकलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दाखिल करते में टाइम हो जाता है, शाम हो जाती है तो वो अगले दिन निकलता है। अच्छा। मगर मैटर अर्जेंट नहीं है तो फिर वो एक 8 दिन 4 दिन उसको स्क्रूटिनी में टाइम लगता है और उसके बाद में उसका नंबर लगता है, फाइनल नंबर मिलता है। फाइनल नंबर मिलता है। ओके सर, इंजंक्शन एप्लीकेशन जो होता है यहाँ पे, तो उसका फाइलिंग और उसमें कभी एक्स पार्टी ऑर्डर होती है क्या? देखिए, इंजंक्शन एप्लीकेशन तो बहुत सारे मैटर में करीबन 60-70% मैटर में तो अलॉन्ग विथ सूट दाखिल ही होता है। जनरल एक्सपीरियंस ऐसा है कि कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर करने में बहुत रिलेक्टेंट है, जनरली देते नहीं है। मगर एक्सेप्शनल केस में अगर वो ब्रॉट किए कर दिया कोर्ट को नोटिस को कि भाई दिस इज एक्सेप्शनल केस, तो उसमें कोर्ट वो ऑर्डर भी करती है, मगर जनरली नहीं करते। मतलब एक्सेप्शन ओनली इन 99% नो, ओनली इन 1% यस। 1% यस। ओके सर, मुझे ये जानना था कि जो इंजंक्शन एप्लीकेशन हम दाखिल करते हैं उसका फाइनल डिस्पोजल होने के लिए अंदाजन कितना समय जाता है? अंदाजन 1.5 से 2 महीने। 1.5 से 2 महीने में लग जाते हैं उसके अंदर। ओके, अभी सर मैं पूछना चाहूँगा कि प्रेजेंटेशन स्टाइल कैसी है? मतलब सेंटर का स्टिचिंग है या ऊपर का टैगिंग है और रेड टैग करके आपके यहाँ पे? नहीं, अभी हर लॉयर की अलग अलग स्टाइल है। जनरली सेंटर का करते हैं। अच्छा, सेंटर करते हैं आपके यहाँ पे। ओके, अभी एक पूछना चाहूँगा कि जैसे आप के प्रैक्टिस करते हो तो आपका एक क्लर्क होगा जो सब डिपार्टमेंट देखता होगा। ऐसे कोई क्लर्क्स आपके यहाँ है जो एडवोकेट को जुड़े नहीं है लेकिन इंडिपेंडेंट लेवल पे, जिसको प्रोफेशनल कहेंगे कि वो सिर्फ 5 एडवोकेट का काम करते हैं जो भी कोई फी लगाते हैं, ऐसे कोई है यहाँ पे? हाँ, ऐसे क्लर्क हैं हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे 2 टाइप के क्लर्क्स है। एक जैसे कि मेरा इंडिविजुअल क्लर्क है जो मेरा काम करता है और कोई अन्य लोगों का भी काम करता है, मगर बेसिकली वो मेरा इंडिविजुअल क्लर्क है। और कोई क्लर्क ऐसे है कि जो किसी एडवोकेट को अटैच नहीं है, जो भी आता है, क्लाइंट आता है, कोई एडवोकेट आता है, उनको अगर वो कुछ काम बोलते हैं तो वो करते हैं। तो ऐसे भी क्लर्क है यहाँ। हाँ। ओके, अभी ये मैं पूछना चाहूँगा कि जो प्लीडिंग्स फाइल होती हैं उसमें
नोटराइजेशन करके प्लीडिंग्स फाइल करना अलाउड है? दुलिया में जनरली नोटराइज प्लीडिंग फाइल होती ही नहीं है, मगर कोई जेन्युइन रीज़न है और कोर्ट के सामने वो ब्रॉड करके प्रूव कर दिया कि भाई क्लाइंट अवेलेबल नहीं था, वो बीमार था, कुछ प्रॉब्लम था, तो ही कोर्ट वो एक्सेप्ट करता है। जनरली नोटराइज प्लीडिंग कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, मतलब स्पेसिफिकली मुझे एक एग्जांपल से ऐसे पूछना था कि सपोजिंग डिफेंडेंट इज आउट ऑफ धुलिया और अदर इज आउट ऑफ महाराष्ट्र, और उसको अगर कोई उसका रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करना है या रिप्लाई दाखिल करना है और वो टाइम पे नोटराइज अलाउ करते हैं। अच्छा, करते हैं। ओके। सर अभी ये पूछना है कि ऑफकोर्स एक क्वेश्चन का सही जवाब मतलब टाइम फ्रेम में कोई दे नहीं सकता है, लेकिन एक जब दावा दाखिल होता है अपने यहाँ, तो अंदाजन से उसका क्या टाइम लिमिट है डिस्पोजल का? दुलिया में पहले हमारी नई बिल्डिंग अभी 2020 में बनी, उसके पहले 2 ही सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट थे, तो कम से कम 3 या 4 साल तक कम से कम लगते थे। मगर अभी नई बिल्डिंग बनने के बाद में 6 कोर्ट हो गए सिविल जज सीनियर डिवीजन के। तो अब तो ऐसा है कि 20 से 22 का भी मैटर अभी हियरिंग को लग जाता है तुरंत। ओके। और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया तो 1.5-2 साल में रिजल्ट मिल जाएंगे, ऐसा दिखता है। ओके, वेरी गुड। नाउ ये इसका ही करेक्टेड क्वेश्चन के फिर ये पेंडेंसी कितनी है सिविल सूट्स की? देखिए, मैटर पेंडिंग है तो मोर देन 1000 मैटर पेंडिंग होंगे सिविल के। मगर उसका रीज़न बीच में प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोर्ट की बिल्डिंग नहीं थी, जजेस के लिए सीटिंग अरेंजमेंट नहीं थी, तो इसके वजह से वो बीच में पेंडिंग हुए। मगर अभी नई बिल्डिंग बनने के बाद में डिस्पोजल बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम थे वो निकलने के बाद वापस काम अच्छा हो गया। हो रहा है। सर अभी ये पूछना चाहूँगा कि दावा यहाँ पे इंग्लिश में फाइल कर सकते हैं? उसको मनाही नहीं है, मगर लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट मराठी होने की वजह से कोर्ट का इंसिस्टेंस रहता है कि वो मराठी में दाखिल करिए। मगर कभी कभी ऐसा रहता है कि अभी केरल की पार्टी है तो उसको तो मराठी समझ में नहीं आता होगा, तो वैसे ही उस मैटर में अंग्रेजी में कर सकते हैं, उसको बैन नहीं है। मगर अगर कोई पार्टी ये बोलेंगे कि भाई मुझे अंग्रेजी नहीं चाहिए, मराठी कॉपी चाहिए, तो ट्रांसलेटेड कॉपी देनी पड़ती है, अंग्रेजी में दाखिल हो सकता है। अच्छा, साथ ही में सर आर्ग्यूमेंट्स इंग्लिश में हो सकते हैं? ऑलमोस्ट इन ऑल मैटर्स तो आर्गूमेंट इंग्लिश में ही होते हैं, मगर वैसा कंपल्शन भी नहीं है, जिसको मराठी में करना है, लोकल लैंग्वेज में करना है, वो कर सकता है। ऑर्डर्स जो पास होते हैं वो मराठी में होते हैं या इंग्लिश में होते हैं? नहीं, 50% मराठी और 50% अंग्रेजी, ऐसा बैलेंस रखता है। अच्छा, बैलेंस में होते हैं। बैलेंस में होता है। मुझे ये पूछना था सर कि यहाँ पे ऐसे है कि प्राइवेट पार्टीज़ के डिस्प्यूट के लिए 1, 2, 3 कोर्ट, और गवर्नमेंट हो कोई भी फिर हो उसके लिए अलग कोर्ट्स, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इतनी लिटिगेशन नहीं है बेसिकली अगेंस्ट द गवर्नमेंट या अगेंस्ट एनी इंस्टीट्यूशन, इतने मैटर्स नहीं है, तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आया है कि उसको स्पेशल कोड लगता है, तो उतना किसी एक कोड को वो स्पेशली डेजिग्नेटेड करते हैं, मगर उसके पास अन्य मैटर भी रहते हैं, सिर्फ वही मैटर नहीं रहते, क्योंकि उतने मैटर नहीं है। ओके, अभी एक सवाल पूछना चाहूँगा मैं सर के स्पेसिफिक डे कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि आप तालुका में जाते होंगे, तालुका के वकील भाई हमारे आपके यहाँ आते होंगे, तो ऐसा कोई एक म्यूचुअली डिसाइडेड है, ऑफ कोर्स बिटवीन द बार एंड बेंच म्यूचुअल डिसीजन है ये? नहीं, डेफिनेटली वो खूब बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कम्युनिकेशन बिटवीन द जजेस एंड द बार है। बहुत सारे सिविल लॉयर दुलिया के थर्सडे को नहीं रहते, और बहुत सारे बाहर गांव के वकील यहाँ पे वेडनेसडे को आते हैं। अच्छा, तो एडजस्टमेंट कोर्ट करता है, कोई तो उस हिसाब से डेट्स मिलते रहे? डेट्स मिलते हैं। ओके सर, मुझे अब ये जानना था कि एविडेंस जो लिया जाता है मैटर में, मतलब सूट चलते समय, तो एविडेंस इज रिकॉर्डेड इन मराठी, इंग्लिश, कैसे होता है? मराठी में होता है, एक्सक्लूसिव मराठी में होता मराठी है। में होता है। और यहाँ पे कोई ऐसी नेटिव लैंग्वेज है जिसमें जो भी विटनेस आ रहा है एंड ही उसको सिर्फ नेटिव लैंग्वेज आ रही है, मी मे नॉट बी नोइंग मराठी, हिंदी और इंग्लिश, तो ऐसा होता है कभी? ऐसा बहुत बार नहीं होता, मगर दुलिया डिस्ट्रिक्ट का शिरपुर जो तालुका है, वहाँ का एरिया थोड़ा शेड्यूल ट्राइब एरिया, वहाँ पे थोड़ा है ज़्यादा,
तो ऐसे ट्राइबल जब आते हैं तो उनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है, तो कोर्ट उनको वहाँ पे ट्रांसलेटर अलाउ करता है। डेजिग्नेटेड ट्रांसलेटर कोई नहीं है उसी समय पे, कोई प्रॉपर आदमी अगर कोर्ट को लगता है कि भाई ये मुख्याध्यापक है, ये कर पाएगा, या कोई अच्छा गवर्नमेंट ऑफिसर है ये कर पाएगा, तो उसको अपॉइंट करते हैं और उस हिसाब से वो काम चलता है। अच्छा, अभी एक बोलना चाहूँगा कि कमर्शियल कोर्ट यहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुके हैं। कमर्शियल कोर्ट इस्टेब्लिश हो चुके हैं, जैसे ही कमर्शियल कोर्ट एक्ट आया उसके बाद में, और अभी डिस्ट्रिक्ट जज 2 उनको डिस्ट्रिक्ट जज के पावर्स दिए हैं, और सिविल जज सीनियर डिवीजन को सिविल जज के जो मैटर्स है उनको दिए हुए अलॉटमेंट। तो सर फाइलिंग का कैसा रेट है कमर्शियल कोर्ट्स में? बहुत कम है अभी तक, लोगों को ये कंसेप्ट ध्यान में नहीं आई है। और कम, बहुत बार तो ऐसा देखा जाता है कि मैटर कमर्शियल का होता हुए भी वो रेगुलर सूट दाखिल कर देते हैं, और बाद में वो कोर्ट उसको कमर्शियल सूट में टर्न कर देता है। मगर धीरे धीरे अभी वो लोगों को पता चल रहा है कमर्शियल सूट के बारे में। बेसिकली दुनिया में इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं है, या व्यापार भी इतना बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कमर्शियल डिस्प्यूट कम है, मगर अभी अराइजिंग हो रहे हैं। ओके, अभी उसका ट्रेंड दिख रहा है कि कमर्शियल सूट अभी दाखिल हो जाने ज़्यादा से ज़्यादा। एक आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि अपील जो होता है धुलिया का अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ धुलिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो और कहाँ जाता है? वो ऐसा है कि सिविल जज जूनियर डिवीजन या सिविल जज सीनियर डिवीजन का डिसीजन अगर है और वो आपको 2 लाख तक का है, 2 करोड़, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ आता है। और अब वो 2 करोड़ होगा तो हाई कोर्ट, और हमारा हाई कोर्ट का जो बेंच है वो औरंगाबाद है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा उसके अपीलेट फोरम जो है वो हाई कोर्ट है, उसका औरंगाबाद खंडपीठ हमारा है, औरंगाबाद बेंच में जाता है। औरंगाबाद बेंच में जाता है। तो पंडित सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी कि किस तरह से सिविल साइड धुले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रही है, और आप यूनियन ऑफ इंडिया के स्टैंडिंग काउंसिल हो, उसमें आपने समय निकाला और हमें जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।